Hello guys and welcome back to my YouTube channel. Today we will be covering part second of our first chapter of political science class 12, that is the Cold War era. And guys, today we will be covering these four topics. So our today's first topic is the challenge to bipolarity. So let's begin our topic. First of all, the main challenge to bipolarity was नाम. जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा किस तरह वर्ल्ड जो था वो दो सुपर पावर्स में डिवाइड हो गया था, यूएसए एंड यूएसएसआर. किस तरह उनकी एलाइज बन रही थी और पूरा वर्ल्ड दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था. तो इसी को खत्म करने के लिए क्या है, इसके ऊपर इसको एक चैलेंज मिला. किससे मिला? नाम से और न्यू इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर से, जिसकी अभी हम बात करेंगे. तो गाइस सबसे पहले हम नाम की बात करेंगे. नाम क्या था? बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया कि नाम क्या था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. जो क्या था, न्यूली डीकोलोनाइज्ड जो कंट्रीज थी, जो नई नई ब्रिटिश रूल से आज़ाद हुई थी, उनको गाइस वो पार्ट नहीं ले सकती थी वॉर में, या किसी भी सुपर पावर की एलाई नहीं बन सकती थी, क्योंकि वो अभी अभी आज़ाद हुई थी. उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे, उनके पास उतनी कैपिटल नहीं थी गाइस, जो वो अपने आप को जो वो सफ़र, अगर उनको लॉस होता है लड़ाई में तो वो सफ़र कर पाए या बेयर कर पाए. तो गाइस नाम इसलिए फॉर्म हुआ था. और ये जो बेसिकली 5 कंट्रीज हैं, दीज वर द लीडिंग मेंबर्स ऑफ नाम. और उनके लीडर्स थे, यूगोस्लाविया के थे गाइस जोसेफ ब्रोज टीटो, इजिप्ट के गमाल अब्देल नसार, गाना के एनक्रुमा, इंडोनेशिया सुकर्नो एंड इंडिया के जवाहरलाल नेहरू. तो ये 5 लीडर्स थे मेन नाम के, जिन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसमें क्या था, इसका मेन मोटो था कि किसी भी हम एलाई का पार्ट नहीं बनेंगे, हम अपना इंडिविजुअल रहेंगे. और इससे इनको काफ़ी फ़ायदा भी हुआ गाइस. इनको इसमें ये फ़ायदा हुआ कि ये अपने डिसीजंस खुद ले सकते थे. अब गाइस जैसे हमने देखा कि जो भी दूसरी कंट्रीज थी जो सुपर पावर्स की एलाई बन रही थी, उनको उसी अकॉर्डिंग चलना पड़ रहा था जिस अकॉर्डिंग उनको सुपर पावर चलाना चाह रही थी. पर यहाँ पे क्या था, ये अपने इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजन मेकिंग कर सकते थे. और गाइस दूसरा था कि ये अगर कोई एक सुपर पावर इन पर प्रेशर डाल रही है या इनको टैकल करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी सुपर पावर से ये उसमें बैलेंस बना सकते थे, उसकी साइड अपना झुकाव करके. तो ये था एक उनके पास प्रॉफिट था. इसके बाद इकोनॉमिक इनको सपोर्ट गाइस, इकोनॉमिकली इनको देना पड़ता सुपर पावर को. पर इधर क्या था, ये लोग इकोनॉमिकली अपने आप को सपोर्ट कर सकते थे इन रिस्पेक्ट टू अनदर. सो गाइस ये थे नाम के पॉइंट्स. अब इसके बाद फर्स्ट समिट नाम की कब हुई थी? फर्स्ट समिट हुई थी 1961 में. कहाँ पे? बेलग्रेड में. सो गाइस हेडिंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर. बट इसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा नाम का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगा. नाम गाइस बहुत लोग मिसकंसेप्शन रखते हैं नाम के बारे में कि एक न्यूट्रलिटी था या फिर ये आइसोलेशन था. पर ऐसा नहीं है गाइस, ये ना न्यूट्रल था ना आइसोलेशन में था. क्योंकि न्यूट्रल मतलब हो जाता है कि ये दोनों का, ये किसी का पार्ट नहीं है, यानी ये वॉर में ही पार्ट नहीं ले रहा है. पर नाम ने बहुत एक्टिवली पार्ट लिया था कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन को ख़त्म करने के लिए. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया था जो वर्ल्ड में जो बाइपोलैरिटी थी इसको ख़त्म करके जो न्यू इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहता था. और इन दोनों के बीच में जो टेंशन थी, जो कन्फ्लिक्ट्स थे, उसको रिजॉल्व करना चाहता था. तो नाम गाइस अगर न्यूट्रल होता तो वो ऐसा नहीं करता. तो गाइस नाम इज नाइदर न्यूट्रल नॉर आइसोलेटेड. ओके गाइस, सो नाउ हेडिंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर. तो गाइस अभी हमने जैसे कि पिछले टॉपिक में जाना किस तरह नाम ने जो बाइपोलर वर्ल्ड था उसमें एक न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर वर्ल्ड में लाने की कोशिश की. तो गाइस न्यू इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर में क्या हुआ कि जितनी भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी जो कि नई नई अभी कॉलोनियल सिस्टम से आज़ाद हुई थी, लाइक इंडिया वाज वन ऑफ देम, तो उनको क्या कंसीडर किया गया? लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, यानी एलडीसीज. तो क्या हुआ कि इन एलडीसीज को कुछ राइट्स मिलने चाहिए कि नहीं. अब जैसे कि हमने देखा हमारी कंट्री में पहले डिस्क्रिमिनेशन था, तो उस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए हमने कुछ स्पेसिफिक राइट्स दिए माइनॉरिटीज़ को, जो कि उनको डेवलप करने में एफिशिएंट होंगे. तो उसी तरह गाइस वर्ल्ड में भी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर आया. और ये ऑर्डर कैसे आया? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जब हुई 1962 में. तो गाइस ये न्यू इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर आया. तो गाइस इसमें क्या क्या था, चलिए जानते हैं. सबसे पहले तो एलडीसीज जो कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थी, उनको एक्सेस मिला नेचुरल रिसोर्सेज में. जैसे कि पहले उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, लाइक इंडिया वाज रिच इन गोल्ड एंड डायमंड माइंस आर देयर.
सो गाइज ये सब क्या था, इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज थे, पर ये सब कहाँ जा रहे थे, कॉलोनियल कंट्री में जो हम पे पहले रूल कर रही थी। पर अब ऐसा नहीं था, अब इस ऑर्डर के मुताबिक क्या था कि जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होंगे हम उसकी एक्सेस ले पाएंगे, हम उसको यूटिलाइज कर पाएंगे, उसको यूज़ कर पाएंगे। सेकेंड था गाइस टू सेल देयर प्रोडक्ट्स टू वेस्टर्न मार्केट। अब जैसे हम किसी चीज़ में रिच हैं, इंडिया मान लीजिए कोल इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है, कोल माइंस बहुत सारी हैं, तो इंडिया क्या है, एक्सपोर्ट कर सकता है पूरे वर्ल्ड में। और ये था इसका सेकेंड पॉइंट कि अपने जो रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास एफिशिएंट अमाउंट में है, लार्ज अमाउंट में है, वो हम अपने वर्ल्ड को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो थर्ड पॉइंट क्या था, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी क्या, जो वेस्ट से टेक्नोलॉजी हम लोग ले रहे हैं, अब हम लोग तो उतने डेवलप है नहीं, तो हमारे पास इकोनॉमिकली उतना हम स्टेबल नहीं है, तो हमें क्या हेल्प चाहिए होगी वेस्ट से। तो इसी तरह जो वेस्ट से टेक्नोलॉजी हम ले रहे थे वो हमें कम अमाउंट में मिले, ये इसमें एक न्यू इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर के यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में इंक्लूड किया गया। उसके बाद चौथा था प्रोवाइड एलडीसीज ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। अब एलडीसीज जो थे, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, उनको राइट्स नहीं मिलते थे, उनको वर्ल्ड लेवल पे अपनी बात प्रेजेंट करने को नहीं मिलती थी, उनको इकोनॉमिक किसी इंस्टीट्यूशन में उनका वो पार्ट नहीं थे। तो अकॉर्डिंग टू द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या हुआ कि उनको भी उसमें ग्रेटर रोल मिलना चाहिए, ये डिमांड की गई। ये इसमें इंक्लूड हुआ था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट 1962 में। So guys, heading towards our last topic, that is India and the Cold War. तो guys अब हम बात करेंगे अपने प्यारे भारत के बारे में। जी हाँ, तो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया की ये पॉलिसी रही है कि इसने कभी भी कोल्ड वॉर में ना तो पार्ट लिया, पर ऐसा नहीं कि ये एक्टिव नहीं था वर्ल्ड अफेयर्स में, ये बहुत एक्टिव था। इसने न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी जो कि एलाइज जिनको बनना पड़ रहा था मजबूरी में, उनके लिए आवाज़ उठाई, जो अफ्रीकन कंट्रीज थी जो नई नई आज़ाद हुई थी, और इसने अपने आप को दूर भी रखा इन दोनों एलाइज या फिर एलाई बनने के लिए दूर रखा अपने आप को। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। यार हटाओ, ये बेकार बन रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, जो क्या है, इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। हाँ, अब हम बात करेंगे अपने प्यारे भारत के बारे में। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया की जो पॉलिसी रही है वो ये थी कि इट मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम आइदर टू एलाइज। मतलब कि ये अपने आप को एलाई बनने से भी इसने बचाया, बाकी दो ब्लॉक्स की एलाई बनने से, और इसने अपनी आवाज़ उठाई उन कंट्रीज़ के लिए जो अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रही थी और जिनको मजबूरन किसी न किसी सुपर पावर की एलाई बनना पड़ रहा था। तो गाइस चलिए हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्या है, इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। तो गाइस इंडिया पॉलिसी वाज नाइदर नेगेटिव नॉर पैसिव। जैसा कि हमने आज की डेट में भी देखते हैं, इंडिया कभी भी नेगेटिव नहीं रहता है। नेगेटिव इन सेंस कि इसने कभी कोल्ड वॉर को डायरेक्टली अपोज भी नहीं किया, और अपोज नहीं किया इसका मतलब ये नहीं कि इसने पार्ट नहीं किया या फिर ये वर्ल्ड अफेयर्स में इनएक्टिव था। ये बहुत ज़्यादा एक्टिव था और ये पैसिव था। पैसिव मीन्स ये डल नहीं था, ये एक्टिव था क्योंकि इसने आवाज़ उठाई थी और इसने इंटरमीडिएट भी किया था टू ब्लॉक्स को लड़ने से। दूसरा पॉइंट हमारा, इट ट्राई टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट। इसने कन्फ्लिक्ट रोकने की कोशिश की थी। जो दो ब्लॉक्स में आपस में कितने कोल्ड वॉर में कितनी सारी लड़ाइयाँ हुई थी, हमने देखा क्यूबा में हुई थी, जैसे उसी तरह कोरिया में हुई थी। तो इंडिया ने इसको रोकने की भी पूरी कोशिश करी और इसने एज अ मीडिएटर काम किया। थर्ड है, एक्ट्स एज ए मीडिएटर बिटवीन कोल्ड वॉर राइवल सच एज कोरिया वॉर। देखा, जैसा मैंने आपको बताया था कि इसने मीडिएटर, एक इंटरमीडिएट रोल प्ले किया कोरिया वॉर में भी, जिसमें कि जो कि कब हुआ था, 1950s के टाइम पे, इंडिया की इंडिपेंडेंट के जस्ट 3 साल बाद। और इसने कितना एक्टिवली वर्ल्ड अफेयर्स में अपना पार्ट शो किया, अपनी कितनी तरह से एफिशिएंसी दिखाई इंडिया ने वर्ल्ड अफेयर्स को लेके। अब इंडिया के जो नाम से रिलेटेड जो हम नाम सुन रहे हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इतनी देर से, जो इंडिया जिसका लीडर भी था वन ऑफ देम, तो इसमें इंडिया का क्या रोल था और क्या इंडिया ने प्ले किया, तो देखते हैं। नॉन अलाइनमेंट अलाउड इंडिया टू टेक इंटरनेशनल डिसीजंस। नाम में इंडिया ने जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाया नाम, उसकी वजह से इंडिया किसी भी सुपर पावर का पार्ट नहीं था, किसी भी सुपर पावर की एलाई नहीं थी, तो जिससे कि वो अपने इंटरेस्ट बचा सकता था। मतलब इंडिया का जो मन करेगा उस कंट्री के साथ फ्रेंडशिप करेगा, इंडिया का जो मन करेगा उस कंट्री के साथ ट्रेड करेगा, इकोनॉमिक रिलेशंस बढ़ाएगा, मिलिट्री रिलेशंस बढ़ाएगा।
तो ये इंडिया ने अपना इंटरेस्ट बचा के रखा। और ये किसने दिया? इसने नाम ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसकी हेल्प से इंडिया ने ये अचीव कर पाया। दूसरा था इट वॉज ऑफन एबल टू बैलेंस वन सुपर पावर ओवर अनदर। तो गाइज ये इंडिया बैलेंस कर पाया एक सुपर पावर को दूसरी सुपर पावर से। अच्छा, वो कैसे? अब जैसे मान लीजिए कि पाकिस्तान ने यूएसए से हेल्प मांगी, क्योंकि पाकिस्तान क्या था? यूएसए की एलाई था। तो अब यूएसए तो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगी, तो यूएसए ने चाइना से भी बोल दिया कि पाकिस्तान को सपोर्ट करो वरना हम तुम पर भी अटैक कर देंगे। तो अब क्या हुआ? इंडिया के ऊपर तीन तरफ से प्रेशर बन गया। तो फिर 1971 में इंडिया ने क्या किया? 20 ईयर फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी। तो अगर चाइना से बोला अटैक करने के लिए तो क्या होगा? इंडिया के ऊपर काफ़ी प्रेशर बन जाएगा, जिसकी वजह से इंडिया को बहुत ही वो सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। तो गाइस उससे बचने के लिए क्या है? इंडिया यूएसएसआर की हेल्प ले सकता है, जैसा कि उसने लिया 1971 में। इंडिया ने क्या साइन किया था? 20 ईयर फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी थी सोवियत यूनियन के साथ, जिसकी मदद से जो कि अटैक अगर यूएस करेगा हम पे तो सोवियत हमको सपोर्ट करेगा। ये इंडिया की जो पॉलिसी थी ये नाम की वजह से थी। नाम ने इंडिया को हेल्प किया, जिसकी वजह से ये बैलेंस रख पाया और किसी भी सुपर पावर का एलाई नहीं बन पाया। अपना इंडिपेंडेंट इंटरेस्ट शो किया इंडिया ने वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। तो गाइस एक तरफ तो ऐसा बोला जा रहा था कि इंडिया दूसरी कंट्रीज के लिए जो कि अभी अभी इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनी है, जो अभी डीकोलोनाइज्ड हुई हैं, उनके लिए आवाज़ उठा रहा है। पर दूसरी तरफ कई जगह इंडिया की क्रिटिसिज्म भी हुआ। इंडिया का क्रिटिसिज्म दो बेसिस पे किया गया। सबसे पहले तो ये बोला गया कि इंडिया की जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है वो अनप्रिंसिपल्ड है, क्योंकि कई बार इंडिया ने इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज पे कभी भी फर्म स्टैंड नहीं लिया है, ऐसा कुछ कंट्रीज का मानना था। और गाइस सेकेंड रीजन था कि इंडिया बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स दे रहा था, क्योंकि इंडिया ने एक तरफ तो नाम अडॉप्ट किया था जिसमें भी किसी भी एक तरफ का फ्रेंड नहीं बनेगा, वो दोनों एलाई से दूर रहेगा। और दूसरी तरफ इंडिया ने 20 ईयर फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी थी। किससे साइन करी थी? यूएसएसआर से, सोवियत यूनियन से। क्योंकि गाइस अब वर्ल्ड पॉलिटिक्स में तो हम किसी को कंफर्म हम रिजिड नहीं हो सकते ना। अब हमारे ऊपर बांग्लादेश क्राइसिस में क्या हुआ था? पाकिस्तान भी अगेंस्ट में था, यूएसए भी अगेंस्ट में था। यूएसए का क्योंकि एलाय था पाकिस्तान, और उसने चाइना को भी बोल दिया था। तो गाइस तीन तरफ से हमारे ऊपर अटैक हो सकता था। तो उस समय हमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स करने के लिए हमारे लिए रिक्वायरमेंट थी, तो हमें ये मेजर लेना पड़ा था। 20 ईयर फ्रेंडशिप ट्रीटी 1971 में साइन हुई थी और 1991 में ये ट्रीटी टूटी थी, जब यूएसएसआर स्प्लिट हो गया था 15 कंट्रीज में, including Russia and 14 others. So guys, as I have promised you to give some important questions which are mostly asked in the board exams. So these are some long questions. I will tell you short questions also. So guys, you can either take screenshot of this or you can pause the video and write it on your notes. These questions. And these are some short questions which are often and repeatedly asked in the board exams. So guys, thanks for watching this video. Give this video a big thumbs up. And as I promised you, I have given some important questions which are asked in the board exam. And this video will help a lot to you for your board exams. Thank you.